हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी एग्ज़ाम की तैयारी के इम्पॉर्टेंट बुक, इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आप रिटर्न फॉर्म में चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी मेरे द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होता है या फिर आने वाले हैं या फिर संभावित होते हैं, उन सभी का आपको इस तरह से वीडियो डिस्कशन मिल जाता है। जैसे आज जो हम लोग अपनी तैयारी के लिए यूपी पेट का एग्ज़ाम, आप सभी को पता है 6-7 सितंबर जो है 6-7 सितंबर को यूपी पेट का एग्ज़ाम होना है। तो जितने भी लोग यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस श्रृंखला से जुड़े, क्योंकि ये जो बुक है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और इसमें सॉल्व पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस बुक दिया हुआ है। इसमें आप देख पा रहे हैं जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं 21, 22, 23 जितने भी एग्ज़ाम हुए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सारे जो है इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से 2021 के क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इस चैनल से पूरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि विद डिस्कशन हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्या है? शेरशाह सूरी पहले आया कि अकबर आया, अलाउद्दीन खिलजी आया या इल्तुतमिश आया? अब देखिए, पिछले पेपर जो है यूपी पेट का ना थोड़ा सा पीसीएस लेवल का पेपर बनाता है। इसमें केवल ऑप्शन देखो, ऑप्शन पढ़ो और मार्क करो, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन में इसमें सन दिया होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, आप अच्छे से एक बार वीडियो देख लेते हैं, फिर पीडीएफ से पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले देखते हैं, बात करें शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी जो है ये सूर वंश से संबंधित है और ये 1540 से लेके 1545 तक जो है वो शासन किया था शेरशाह सूरी। उसके बाद बात करें अकबर की, तो अकबर जो है ये आप सभी को पता है कि ये मुग़ल वंश का शासक है। अकबर किस वंश का है? मुग़ल वंश का है और इसने शासन किया था 1556 से लेके 1650 तक, 1556 से लेके 1650 तक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वंश से संबंधित है और ये 1296 से लेके 1316 तक शासन किया था। उसके बाद आता है इल्तुतमिश किस वंश से है? तो ये मामलूक वंश या मलूक वंश या जिसे इलवरी वंश कहते हैं, वहाँ से संबंधित है और ये 1211 से लेके 1236 तक शासन किया था। अब आप देख लीजिए आपको सबसे पहला कौन सा राजा दिख रहा है। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख सकते हैं कि सबसे पहला है इल्तुतमिश, जो 1211 से लेके 1236 यानी कि चौथा पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से लेके 1316 तक आया था, यानी कि तीसरा हो जाएगा। चौथा कहाँ पे पहले नंबर पे दिया है? 1 में दिया है और 2 में दिया है, लेकिन ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ 1 दे दिया है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। सबसे लास्ट में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन आया था? अकबर आया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से सारे क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको जो है इसका लिंक टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिव जी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। कौन से ऐसे संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी का शासनकाल कब था? शिवाजी कब थे? तो जो इसमें से संत है तुकाराम, इनका जो है 1608 से लेके 1650 तक ये थे। ये महाराष्ट्र से संबंधित थे और ये वादकारी मत रखते थे, यानी कि इनका जो मत था वो वारकारी मत से ये संबंधित थे और यही जो थे ये शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य को कौन नहीं जानता है? शंकराचार्य जो है यही अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, अद्वैतवाद देने वाले हैं और यही शंकराचार्य है जिन्होंने पूरे भारत को सांस्कृतिक पद्धति से एक किया था, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की थी और जिससे सांस्कृतिक तौर पे पूरा भारत जो है वो एकजुट हो गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो तुकाराम जो है ये शिवाजी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1774 से लेकर 1785 तक इनका शासनकाल रहा। ये इनका मतलब इन्होंने अपने शासनकाल में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें की? तो इन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी, जो इनके प्रमुख कार्यों में से एक माना जाता है। बात करें लॉर्ड रिटन की, इन्होंने 1876 से लेकर 1880 तक शासन किया, यानी कि ये गवर्नर के रूप में रहे, गवर्नर जनरल के रूप में रहे। और इन्हीं के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। यहाँ से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लागू हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यही लॉर्ड रिटन जो थे, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने वाले थे, लॉर्ड रिटन। ठीक, उसके बाद करें लॉर्ड रिपन की, ये 1880 से लेकर 1884 तक शासन किए थे, मतलब गवर्नर जनरल के रूप में रहे थे। और प्रथम नियमित जनगणना जो है वो इन्हीं के टाइम में लागू हुआ था। प्रथम नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। इसके पहले लॉर्ड मियो के टाइम में जनगणना हुई थी, लेकिन नियमित रूप से जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। बात करें लॉर्ड रिटन की, तो इसने बहुत सारे गलत काम जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म एक्ट यही लेकर आया था। लेकिन जो लॉर्ड रिपन थे, इनका दिल भारत के लिए धड़कता था। इन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाले यही थे। पहली बार इन्हीं के शासनकाल में पहली जो जनगणना है वो रेगुलर रूप से स्टार्ट हुई थी। तो लॉर्ड रिपन जो थे, इनका दिल भारत के लिए धड़कता था। ठीक है, बात करें क्लाइव की, ये क्लाइव कौन थे? तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर थे। लॉर्ड क्लाइव कौन था? तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, अगर बात करें प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे जनरल ना देके केवल गवर्नर पूछ ले तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन उसके डिस्कशन आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपसे अनुरोध है, आप लास्ट तक बने रहिएगा और अपने सभी जानने वालों में इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करवाइएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला या फिर गणित? चरक संहिता किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सा से, मेडिसिन से। चरक कौन थे? तो चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे, और ये कनिष्क यानी कि जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क थे, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी, उन्हीं के दरबार में रहते थे चरक। ठीक है, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी चरक संहिता, जिसमें इन्होंने रोगों के बारे में, रोगों के निरोध के बारे में, यानी कि रोग निरोधक औषधियों के बारे में, रोगनाशक औषधियों के बारे में लिखा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकित्सक है। चरक संहिता में चिकित्सा के बारे में लिखा है, मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कलिंग युद्ध 261, शक संवत की शुरुआत 78 एडी, मुस्लिम युग की शुरुआत 622 या फिर औरंगजेब की मृत्यु 1709। पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें जो कलिंग युद्ध दिया है वो बिल्कुल सही है। 261 वीसी में कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था, और ऐसा कहा जाता है इसी युद्ध के बाद अशोक जो हैं, सम्राट अशोक जो हैं, उन्होंने युद्ध करने, हथियार ना उठाने की शपथ ली थी। मतलब उन्होंने कहा था, यहाँ से उनका हृदय जो है वो द्रवित हो गया था, इतना ज़्यादा इसमें नरसंहार हुआ था कि उसके बाद अशोक ने जो है कहा था कि वो हथियार नहीं उठाएंगे। कलिंग के युद्ध में, कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी में हुआ था, और इसी के बाद अशोक ने अपने धर्म, मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दूसरा है शक संवत की शुरुआत 18 एडी में। बिल्कुल सही बात है, 18 एडी में शक संवत की शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत जो है कनिष्क ने किया था। कनिष्क कौन था? तो अभी हम लोगों ने देखा कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जिसने चौथी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी। इसी 78 एडी में जो है चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित करवाई गई थी, और इसी ने ही शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक, अगला है मुस्लिम युग की शुरुआत 622 में। तो बिल्कुल सही बात है, मुस्लिम युग की शुरुआत जो है वो 622 में हुई थी। बात करें औरंगजेब की मृत्यु, तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 में हुई थी, ना कि 1709 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। वह मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था औरंगजेब। इसका मकबरा जो है, अगर बात करें औरंगजेब की मकबरा कहाँ है, तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी, जो इसकी पत्नी थी राबिया उद दौरानी, की स्मृति में ताजमहल की तरह ही मकबरा बनवाया। यानी कि इसकी पत्नी की जो मकबरा है
उसके मकबरे को छोटा ताजमहल भी कहा जाता है, जिसे अकबर के द्वारा औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में बनवाया गया था। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत होते हुए भी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है। आई होप सो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरे मोटिवेशन के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए आप लोग से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताते रहिए। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें, हम अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 पॉइंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपको जीएस जीके और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के साथ साथ घटनाचक्र, पूर्वावलोकन, सचिन सर की बुक और दानिश सर की बुक सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसे जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य भारत के हित में किए, उसी के सम्मान के लिए इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 में रहनुमाई माजदायान सभा, रफ्त गोफ्तार पत्र, यानी कि अगर इनसे पूछा जाए कि इनकी पत्रिका कौन सी है तो रफ्त गोफ्तार पत्र इनकी है। साथ ही साथ इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन लंदन में स्थापना की थी। कितने? 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में जो है इन्होंने स्थापना की थी। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार की, तो 3 बार की। कब कब की? एक तो करी 1886 में, दूसरा करा 1893 में और तीसरा करा 1906 में। 3 बार इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगर पूछा जाए इनकी प्रसिद्ध बुक कौन सी है, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इनके पत्र का नाम रफ्त गोफ्तार है। ठीक है, और 3 बार इन्होंने जो है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1886, 1893 और 1906। उसके साथ साथ इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापना किया था। ठीक है, 1866 में। ठीक, और इन्हीं को ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू हुआ? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, तिलक और अरविंद घोष। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के प्रयासों से बाल गंगाधर तिलक जिन्हें कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको और देखने को मिलता है कि बाल गंगाधर तिलक की उपाधि लोकमान्य किसकी है, तो बाल गंगाधर तिलक की है। इसके साथ एनी बेसेंट, इन दोनों के प्रयासों से 1915-16 में जो है होम रूल लीग की स्थापना होती है। अप्रैल 1916 में तिलक ने तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए पहले किसने की थी, तो तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल में किया गया और एनी बेसेंट के द्वारा कब किया गया? सितंबर में किया गया, सितंबर में किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था होम रूल लीग की स्थापना? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तिलक ने मराठा और केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। अगर आपसे पूछा जाए तिलक के प्रमुख समाचार पत्र कौन से हैं, तो मराठा और केसरी, दो इनका प्रमुख समाचार पत्र था। ठीक है, और दूसरा है एनी बेसेंट के समाचार पत्र। तो एनी बेसेंट का जो समाचार पत्र है उसमें कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्र हैं। एक क्वेश्चन एनी बेसेंट से आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है कि वह पहली महिला अध्यक्षता जिसने आईएनसी की अध्यक्षता की है, आईएनसी की अध्यक्षता, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन है? तो यही एनी बेसेंट है जिन्होंने 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की। जबकि अगर बात करें तिलक की, तो इन्होंने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे रूप में कार्य नहीं किया है। वहीं पे बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो 1925 में हमारे भारत की सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं, इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है,
अगर पहली महिला भारतीय पूछ ले, पहली भारतीय महिला पूछ ले तो सरोजनी नायडू, अगर पहली महिला पूछ ले तो एनी बेसेंट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन और 4 मिलान करने के लिए दिया है कि किसने किसकी स्थापना की है। आपको इसका सही जवाब बताना है। पहला दिया है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी से इसको मैच कर दीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। दूसरा दिया है कृष्ण मिशन। कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में स्टार्ट किया। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण था और इन्हीं के याद में, इन्हीं के नाम पे ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है वो स्टार्ट किया था। तीसरा है आर्य समाज। आर्य समाज किससे संबंधित है? तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी से संबंधित है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा बाई फूले, ज्योतिबा राव फूले या ज्योतिबा बाई फूले कहीं कहीं लिखा रहता है। 1873 में इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पे आप देख लीजिए। पहला ब्रह्म समाज कौन है? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा बाई फूले। ठीक, ये इसका सही जवाब। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। फ्रेंड्स, ये बुक जो होते हैं ना थोड़ा महंगे आते हैं और मिडिल क्लास बच्चों के लिए, हर बच्चे को बुक एफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता कि एग्जाम आ गया अब वो फटाफट बुक खरीद लें। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का कार्य करते हैं। और जब हम लोग विद एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो, ऐसे में आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं। इसको उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए जिनके पास बुक खरीदने तक के भी पैसे नहीं होते। ये चैनल उन बच्चों को डेडिकेटेड है, उन गरीब बच्चों को डेडिकेटेड है जिनके पास बुक खरीदने तक के भी पैसे नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है, आपकी भी एक जिम्मेदारी, अगर मेरे द्वारा किसी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को अपने सभी साथियों, सभी दोस्तों और सभी उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बुक भी नहीं एफोर्ड कर सकते, बुक भी नहीं खरीद सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आई होप सो इसका जवाब सबको पता होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब चल रहा था, वही गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, जो कहा करते थे कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन वो अंग्रेजों से इतना मतलब दुखी हो गए, इतना समझ लीजिए कि कहा जाता है ना सहने की एक हद होती है, जब उनकी लिमिट क्रॉस हो गई तो उन्होंने नारा दिया करो या मरो, यानी कि इनको भगा दो या फिर इनके साथ फिर लड़ाई करना ही छोड़ दो। करो या मरो का नारा देके लोगों को उत्साहित किया। कब दिया? इन्होंने दिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगर आपसे पूछा जाए यह नारा दिया किसने, तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए करो या मरो का नारा लिखा किसके द्वारा गया था, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा जो है ये नारा लिखा गया था। यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा लिखा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पद से इस्तीफा कब दिया था? आप सभी को याद है 1938 में भी कौन थे अध्यक्ष? 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में गांधी जी द्वारा पट्टाभी सीतारमन को जो है वो खड़ा किया गया था, लेकिन चुनाव जो है बोस जी जीत जाते हैं। लेकिन लोगों के विवाद से या फिर कहिए किसी भी कारण से जो है इन्होंने जो है मतभेद से इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो इस पद को संभालने वाले थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1939 का जो है पद संभाला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए त्रिपुरी संकट के बाद लीडर कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्यों त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है? क्योंकि ये उस समय ये जो अधिवेशन हो रहा था वो त्रिपुरी नामक जगह पे हो रहा था। बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया दोनों के मध्य चुनाव हुआ था, लेकिन बोस जी जो है ये जो है विजयी हो जाते हैं, परंतु कांग्रेस कार्यकारी सदस्य एवं गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद को संभाला था। अगला क्वेश्चन, सलाल पल बिजली परियोजना किस नदी पर है? सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? झेलम, रावी, चिनाब या बांस।
देखिए बिजली परियोजना हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे स्टार मार्क करिएगा। इस क्वेश्चन को आप कहीं नोट्स बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि एक साथ मैं आपको कई सारे बिजली परियोजना बताने जा रही हूँ। इसका तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चिनाब। सलाल बिजली परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है, लेकिन और भी नदी घाटी परियोजना हम लोग देख लेते हैं, जैसे ब्यास। तो ब्यास नाम से ही स्पष्ट है, ये ब्यास नदी पर है। रंजीत सागर रावी नदी पर। सलाल चिनाब नदी। तुलबुल परियोजना, इसे स्टार मार्क करिएगा, तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा तुलबुल परियोजना को, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे 6-7 को ना, तो आप आके मिलिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। 100% क्वेश्चन जो है यहाँ से फंसने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वसंत विषु होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। वसंत विषु क्या होता है? तो भारत में वसंत विषु की जो समय सीमा है वो 21 मार्च को होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 21 मार्च को। इस समय होता क्या है? तो इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर एकदम लंबवत उसके सीधे पर होता है तब वसंत ऋतु होती है, और ये होता कब है? 21 मार्च को होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा से। राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबा से संबंधित है। ये है कहाँ? ये राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, और खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया। किस कंपनी ने इसका निर्माण किया? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL के द्वारा जो है ये खेतड़ी परियोजना का जो है नाम जो है खेतड़ी परियोजना चलाया गया। अगर आपसे HCL का फुल फॉर्म पूछ ले तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। HCL हर किसी ने सुना होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है HCL है। कॉपर से देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ से साइंस के एक क्वेश्चन बताती हूँ इंपॉर्टेंट, जो हमेशा आता है कि कॉपर, अगर आपने सुना होगा पीतल किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? पीतल किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो पीतल जो होता है ये, इसको याद करने का ट्रिक होता है पिताजी। कैसे? पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, ठीक। ये साइंस के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा नेशनल उद्यान असम में स्थित है। बात करें मध्य प्रदेश में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा, कूनो, पन्ना, पेंच, ये सब जो है ये मध्य प्रदेश में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क, और बात करें पश्चिम बंगाल में तो सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। नेशनल पार्क भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा असम, मध्य प्रदेश में कान्हा, कूनो, पेंच, पन्ना, ये सब मध्य प्रदेश में। केरल में पेरियार, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। पूछा है कि कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दोनों जो हैं ये हिमालयी तंत्र की नदियां हैं, यानी कि ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। बाकी बात करें कावेरी और गोदावरी की, तो ये दोनों जो नदियां हैं ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। वहीं पे गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है जल जो है दक्षिण भारत में पहुँचाती है। बाकी गंगा नदी का उद्गम, अगर बात करें गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ, तो उत्तराखंड में एक जगह है उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट, एक मिनट रुकिए, उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, और गंगा जब आगे बढ़ती है, गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख के निकट, उत्तरकाशी में गौमुख के निकट जो है गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। तथा ब्रह्मपुत्र नदी का, अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है, तो ये तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर झील, यहाँ से जो होता है वो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम माना जाता है। मानसरोवर झील के पास कौन सा
ग्लेशियर, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर, वैसे कौन सा ग्लेशियर, तो ग्लेशियर का नाम है चैंगयुंग। चैंगयुंग चैंगयुंग ग्लेशियर के पास से, मानसरोवर झील के चैंगयुंग ग्लेशियर के पास से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी का उद्गम तो ये पश्चिम घाट के त्रयंबकम पहाड़ी से, तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यानी कि कावेरी और गोदावरी ये दोनों जो है ये जो है दक्षिण भारत की नदियां हैं, और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों हिमालयी नदियां हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 और 3, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंक दर का क्या अर्थ है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। बैंक दर का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन आपको 2021 में सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट हो जाता है, अक्सर आपको क्वेश्चन हूबहू रिपीट देखने को मिल जाता है, नहीं तो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, मेरे द्वारा बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। मेरी मेहनत को सराहने के लिए, मेरी मेहनत को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइए। अगर देखिए आपका मतलब मैं लास्ट में आपसे 1-2 क्वेश्चन भी पूछूंगी, अगर आपके क्वेश्चन के जवाब सही होंगे तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को भी जरूर हमारे वीडियो में दिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपके हर एक कमेंट का पर्सनली मेरे द्वारा रिप्लाई किया जाता है, तो आप कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैंक दर का क्या अर्थ है, साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज, बिल्कुल नहीं। बैंक दर में साहूकार की कहाँ से बात आ गई। अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज, बिल्कुल नहीं। बैंकिंग संस्थाओं के लाभ दर, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैंक दर का जो अर्थ होता है वो अनुसूचित जो बैंकिंग संस्थाओं के लाभ दर है उसे बैंक दर के नाम से जाना जाता है। यदि आरबीआई जो है इसका सीआरआर क्या, नगद कोषानुपात को घटा देती है तो लाभ सृजन में वृद्धि होती है, और इस बैंकिंग संस्थाओं के लाभ को ही बैंक दर कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी नहीं होगा, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को बैंक दर कहते हैं। ठीक है, जो केंद्र बैंकों द्वारा आधिकारिक ब्याज होता है उसको बैंक दर कहते हैं। बैंक दर का तात्पर्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। जिस समान ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। देखिए, अब इसको सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए। आरबीआई का नाम आप सभी ने सुना होगा। आरबीआई के अंडर बहुत सारे बैंक कार्य करते हैं, जैसे कि इनमें से आप लोगों ने नाम सुना होगा एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ऐसे बहुत सारे बैंकों का आपने नाम सुना होगा, बड़ौदा, ऐसे बहुत सारे बैंकों का नाम सुना होगा। आरबीआई जब इन सारे बैंकों को पैसा उधार देती है, ऋण पे देती है, जब इन सारे बैंकों को पैसा उधार पे देती है तो इसी को बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, दी जाने वाली आधिकारिक ब्याज जो छोटे छोटे बैंकों को दी जाती है वो क्या होता है, ब्याज बैंक दर कहलाता है। सॉरी, अभी बहुत भारी मिस्टेक होने वाला था, एक एक क्वेश्चन से आपका जो है लाइफ बदल सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। कोई असर नहीं होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन जो है वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात जिसे सीआरआर कहते हैं घटा दे तो क्या हो जाएगा, साख सृजन में वृद्धि हो जाएगी। वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अंश आरबीआई के पास रखना होता है, यानी कि जितने भी बैंक हैं अगर उनके पास 100 रुपये हैं तो उसका एक निश्चित अंश, चाहे वो 10% के रूप में हो, चाहे वो 20% के रूप में हो, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, इस अंश का निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती हैं, वो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कितने % जो है वो आपको इसमें रखना है। यदि केंद्रीय बैंक सीआरआर में वृद्धि होती है तो वाणिज्य बैंकों के पास कम नकदी रहता है, जिससे साख सृजन में कमी होगी, और सीआरआर कमी होगी तो साख सृजन बढ़ जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका के बारे में। अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, जहाँ पर एलन मस्क जैसे लोग जो है वो शासन करते हैं, ट्रंप जैसे लोग बस उनकी कठपुतली बनकर नाचते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था में जितने भी निजी संसाधन है उस पर किसका अधिकार होता है? पूंजीवादियों का होता है, ना कि सरकार का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आरबीआई गवर्नर का। फ्रेंड्स, आपको बता दें, 1 रुपए का नोट अगर आप छोड़ दें, 1 रुपए की नोट की बात ना करें, इससे बड़े जितने भी नोट होते हैं, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, इससे बड़े जितने भी नोट होते हैं, चाहे वो बंद होने वाली 2000 की नोट ही की बात क्यों न की जा रही हो, सब पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। लेकिन यहाँ से जो घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आपको बता दें 1 रुपए के हस्ताक्षर पर वित्त मंत्रालय के जो वित्त सचिव होते हैं, वित्त सचिव, इनके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पे किसके होते हैं? वित्त सचिव के। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नोटों पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का फुल फॉर्म पूछा है, फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। फेमा का फुल फॉर्म पूछा है, फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये फेमा का फुल फॉर्म होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आया कब था? ये आया था 1973 को, और वर्ष 2000 में फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बदल गया। देखिए, एक होता है FERA, फेरा, जिसका फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ये आया था 1973 को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 को आया था। इसी को सन 2000 में चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूप में चेंज कर दिया गया। ठीक है, बदल गया। और जो है यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय कॉर्पोरेट की उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिसके नियंत्रक यानी कि उसके मालिक एक भारतीय निवासी होते हैं। ठीक, ये एक्ट लागू किस पे होता है? तो भारत का कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस भारत के बाहर हो रहा है, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, कहीं भी हो रहा, लेकिन उसका मालिक जो है अगर वो इंडियन है तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू होता है। ये एक्ट कब बना? सन 2000 में। ये एक्ट 1973 का रूपांतरण है। 1973 में जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी का रूपांतरण जो है 2000 में, इसका नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जन स्वास्थ्य, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, भारत के संविधान की 7वीं सूची, भारत के संविधान की जो 7वीं सूची है, 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। अगर बात करें विषयों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। कितने सूचियों में किया गया? 3 सूचियों में। कितने सूचियों में? 3 सूचियों में। एक पहला बना संघ सूची, दूसरा बना राज्य सूची, और तीसरा जो बना वो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची में केंद्र के जितने भी मसले हैं वो रखे गए, राज्य सूची में जितने भी चीज़ें आएंगी वो राज्य से संबंधित होगी, और समवर्ती में दोनों का इंटरफेयर होगा, दोनों का हस्तक्षेप होगा। संविधान के लागू होते समय अगर बात करें संघ सूची में कितने थे, तो 97 थे, 97 संविधान जब लागू हुआ था। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इसमें 100 मामले हैं, 100 चीज़ें हैं। राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था तो 66 थे, अब वर्तमान में 61 हो गए, ये घट गए हैं। समवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ था तो 47 थे, और बात करें वर्तमान में ये 52 है। तो समवर्ती सूचियों में चीज़ों की संख्याएं बढ़ी हैं और राज्य सूची में घटी हैं, 66 से 61 हो गया। समवर्ती सूची में 47 थे, 52 हो गया, और संघ सूची में 97 थे, जो अब कुल टोटल कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। ठीक है, वहीं पे बात करें जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें है, तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये राज्य सूची में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्य सूची में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति के निदेशक तत्व, तो इनमें से कोई नहीं।
तो सबसे पहले आप ये जानिए पंचायती राज व्यवस्था किस आर्टिकल में है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये जो है आर्टिकल नंबर 40 अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 40 में, कितने में? 40 में। 40 किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है भाग 4 में। किस में आता है? भाग 4 में। आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आता है? भाग 4। भाग 4 क्या है? डीपीएसपी जिसे राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं, इसमें भाग 4 का वर्णन किया गया और इसी के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में बात करें तो मूल अधिकारों का जिक्र है। मूल अधिकार भाग 3 से संबंधित है। भाग 3 इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रखा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। वहीं पर अगर बात करें आपसे मूल कर्तव्य की, मौलिक कर्तव्य या जिसे मूल कर्तव्य कहते हैं, इसमें आर्टिकल जो है 51A की चर्चा है। 51A की चर्चा है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि पंचायती राज जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, 30 इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किसमें वर्णित किया गया है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। और शिक्षा का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत रखा गया है। यह जो है एक बार आप लोगों ने सुना होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको स्टार मार्क करिएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? तो आर्टिकल 19 में। बात करें आर्टिकल 29 में तो इसमें संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 में भी दिए हैं, संस्कृति से संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, VR अम्बेडकर, VN राव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले थे, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन रखा, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछा जाए VR अम्बेडकर ने क्या कार्य किया, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में रहे, तथा वहीं BN राव ये संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में कहा है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 29 इनमें से कोई नहीं। बात करें आर्टिकल 21 की, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि राइट टू लिव। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी मर्जी से सुसाइड वगैरह नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 21 में कहा था। आर्टिकल 21 के ए में अभी हम लोगों ने देखा ये शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 24 जो है ये क्या बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों या फिर किसी फैक्ट्री, किसी भारी जगह पे कार्य करना जो है वो प्रतिबंधित है, ये आर्टिकल 24 में कहा जाता है। यानी कि इसमें बाल श्रम को रोका गया है, बाल श्रम के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 29 क्या है? तो ये भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, ये आर्टिकल 29 में कहा गया है। जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो कोई भी अल्पसंख्यक हो, किसी भी वर्ग के हो, वो अपने संस्कृति का रक्षा कर सकते हैं, आर्टिकल 29। इसी के तहत आपने सुना होगा मदरसा का निर्माण। मदरसा का निर्माण जो मुस्लिम संप्रदाय द्वारा किया जाता है वो इसी आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, वो अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए मदरसों का निर्माण करते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आ गए। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इसी चैनल पे NCERT SCERT के जो नई वाले बुक आई हैं उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप सभी को पता है NCERT SCERT हर एग्जाम की न्यू होती है, हर एग्जाम का फाउंडेशन होता है। अगर आपका न्यू मजबूत होगा ना तो एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप हमारे साथ उसको भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स के डिस्कशन है वो हमारे इसी चैनल पे करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के किसी कक्ष में नहीं होते हैं बल्कि ये स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक,
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इसके जो वैज्ञानिक होते हैं, इसके जो जिन्होंने इसकी खोज की, उनको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, ईंट पर नाच। आई होप तो आप लोग को पता होगा, ईंट पर नाच, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ईंट से इलेक्ट्रॉन और इसकी खोज की थी थॉमसन। पास से हो जाएगा प्रोटॉन और इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाच से हो जाएगा, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चा से हो जाएगा चैडविक। ईंट पर नाच, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या हवाई जहाज की गति। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसके बराबर होता है? किसमें लाइट ईयर्स में क्या नापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो है ये लाइट ईयर में मापा जाता है। इसी लाइट ईयर में जो है ये एक खगोलीय इकाई है, और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो निर्वात में चली गई दूरी है उसको लाइट ईयर में मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। अब इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ से हर चीज़ का फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभी ये ब्लीचिंग पाउडर ना देके इसका फॉर्मूला भी आपको दे देता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। दूसरा, आपका अगर कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछ ले तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। और कैल्शियम सल्फेट को आप जिप्सम के नाम से जानते हैं। जिप्सम, आपने नाम सुना होगा ना, जिप्सम। इसी कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के नाम से जाना जाता है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसी को बेकिंग सोडा या फिर खाने वाले सोडे के नाम से जाना जाता है। खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। NaCl जिसे साधारण नमक कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, इसके नाम है, इसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है, जो हम आप अपने घरों में यूज करते हैं। बाकी खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट ब्लीचिंग पाउडर, और कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है 60%, 75%, 80% या 100%। 18 कैरेट सोने में खरे का प्रतिशत, तो टोटल जो कैरेट होता है वो 24% शुद्ध सोना माना जाता है। 24 कैरेट में सोने का प्रतिशत 100 होता है। अगर इसको आपको निकालना है तो 18/24 कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। 18/24 गुणे 100 निकल के आ जाएगा 75%। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 75%। इसका जो है प्रैक्टिस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए पर डे एक वीडियो को देखिए पूरा डिस्कशन के साथ, उसके बाद इसका PDF लेके आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में पाया जाता है, यानी कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल होते हैं, चाहे वो संतरा हो, नींबू हो, लगभग खट्टे फलों में अगर आप बात करें, अंगूर को छोड़ के, अंगूर में जो होता है ना वो टार्ट्रिक एसिड होता है, इमली में आपको टार्ट्रिक मिल जाएगा, लेकिन जो है लगभग खट्टे फलों में विटामिन सी देखने को मिलता है। अगर बात करें विटामिन सी का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। बात करें विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल, और इसी की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी को थायमीन के नाम से जाना जाता है, थायमीन, और इसकी कमी से वेरी नामक रोग होता है। ठीक, यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा संतरे में पाया जाने वाला विटामिन सी। अगर बात करें विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो ये गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैथ का क्वेश्चन है, √(196 = 72/56। इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इस तरह से आपका जो आंसर निकल के आया वो 324 निकल के आया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉल्व कैसे किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब 196 का रूट हट जाएगा, तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, इसको 196 14 का स्क्वायर है। उसके बाद इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं सब काटापिटी करके √18 आ गया। अगर 18 का जो स्क्वायर आप करेंगे, 18 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 324 होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 324। अगला क्वेश्चन,
फिर आपके सामने मैथ का क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है और आपको बताना है, इसका मान निकालना है, इसको बताना है इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा। तो इसका जो सही जवाब निकल के आया है वो निकल के आया है ऑप्शन डी 1000। किस तरह से सॉल्व किया गया, आप इसको ए मान लीजिए क्योंकि ये दोनों सेम वर्ड है, ए ये तीनों ए हो गया। एक मिनट 885 ये 3 बार लिखा है तो इसको क्यूब कर लीजिए। फिर प्लस 115 ये भी 3 बार लिखा है तो ये भी क्यूब हो गया। अपॉन आपका 885 2 बार लिखा है तो 885 इसको स्क्वायर कर लीजिए। प्लस 115 2 टाइम लिखा है तो 115 2 टाइम लिख लीजिए। माइनस 885 यानी कि ए बी, मतलब इसमें जो फार्मूला लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला लग रहा है। इस फार्मूले पे रख के जब आप इसको तोड़ देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1000। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी आपके सामने मैथ का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। किस तरह से, आप पीडीएफ ले लीजिए और सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, इसका परमेयीकरण करने पर आंसर जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर कितना प्रभाव पड़ा, यानी कि उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16% जो है वो दुकानदार की आय पर घटा, दुकानदार की आय जो है वो 16% डिक्रीज हुई। कैसे डिक्रीज हुई आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऋण कमी की ऋणात्मक चिन्ह से तथा वृद्धि को धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं, ये हम सभी को पता है। तो ऋणात्मक चिन्ह से क्या दर्शाते हैं, कमी को, और वृद्धि को प्लस से दर्शाते हैं। कैसे निकल के आया यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से प्राप्त करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन पूछा, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी। तो कोच की उम्र क्या है, तो देखिए कोच की जो उम्र है अगर हमको नहीं पता तो हम उसको x मान लेते हैं। कुल उम्र औसत उम्र गुणे संख्या होती है। तो औसत वो उम्र कितना दिया, 18.5 दिया है। संख्या कितनी दी है, 4 खिलाड़ी, तो 4 खिलाड़ी गुणे औसत उम्र दे दिया, प्लस x, इसमें कोच की उम्र भी जोड़नी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 गुणे 18.5 गुणे 120/100, ये निकल के आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 37 जो है वो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 37 ईयर। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन है। एकल का विलोम शब्द है बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। एकल का विलोम शब्द क्या है, तो एकल का विलोम शब्द होता है बहुल, यानी कोई अकेला रहे और कोई बहुत सारे लोगों के साथ रहे। वहीं पे पर्याप्त का होता है अपर्याप्त, अकेला का दुकेला, उपयुक्त का अनुपयुक्त, ये विलोम है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दर्प का पर्यायवाची है तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अहंकार। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, अहंकार होता है। उसके साथ साथ दंभ, घमंड, मान, अभिमान, गर्व, ये सभी दर्प के पर्यायवाची हैं। वहीं पे व्यथा का अगर पर्यायवाची पूछा जाए, व्यथा का तो दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, संताप, अफसोस, ये व्यथा के पर्यायवाची हैं। स्वाभिमान का पर्यायवाची आत्मगौरव, आत्मसम्मान, ये सब स्वाभिमान के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन, मन को हरने वाले वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला, तो मन को हरने वाला क्या हो जाएगा, मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर। मम्र तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला मामर्तक। ठीक है, और जो मंद से उन्नत हो मदमस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सागर में गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है, थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना। अल्पभाषी क्या होता है, जो कम बोलते हैं उन्हें अल्पभाषी कहा जाता है। अंग अंग मुस्कुराना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। लोहा मानना यानी कि हार मानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी, इसमें से शुद्ध वर्तनी चुनना है। महत्वाकांक्षी, कौन सा सही वर्ड लिखा है, महत्वाकांक्षा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा, इसका सही जवाब हो जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे आके मात्रा होनी चाहिए थी, यहाँ पे माँ के आके मात्रा नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे हा के पे आके मात्रा नहीं होनी चाहिए थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा। अब यहाँ से साइंस के आपके सामने पैराग्राफ दिए हुए हैं और उससे क्वेश्चन आपको पूछे हैं। पैराग्राफ एक बार पढ़ लीजिए या फिर पहले क्वेश्चन देखते हैं और पैराग्राफ से आंसर निकालते हुए हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है, आ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। आ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स का क्या आंसर होता है। आ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, आ सीक्रेटिव पर्सनालिटी, आ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टिंग, या फिर आ कैपेबल पर्सन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पैराग्राफ पढ़ के आप इसके आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पंडित नेहरू
नेहरू enjoy reading and writing book, fighting politics and social evil, resistance, doing all these and much more। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। अगर आप फर्स्ट हाफ पार्ट पैराग्राफ में जाते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ के फर्स्ट हाफ पार्ट में जाते हैं, नेहरू वॉज अ मेनी साइड पर्सनैलिटी, ही इंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एंड सो मच हैव इंजॉय फाइटिंग पॉलिटिक्स एंड सोशल एविल्स। यहाँ पे आप देखिए ये जो है रीडिंग एंड राइटिंग बुक में भी इंजॉय करते हैं, फाइटिंग पॉलिटिक्स एंड सोशल में भी करते हैं, रेजिस्टिंग ट्रेंड में भी इंजॉय करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। पंडित नेहरू के व्यू से जो है वो साइंस और ह्यूमैनिटी दोनों जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। पैराग्राफ के लगभग क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से ही मिल जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको गेस करने होते हैं जो आप पैराग्राफ पढ़ के निकाल सकते हैं। आप देखिए पैराग्राफ में एक वर्ड फेमस दिया हुआ है, उसका पूछा है कि आपको सिनोनिम्स बताना है। फेमस का सिनोनिम्स क्या होता है, अवेफुल, पुअर, पॉपुलर या फिर सैडी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉपुलर। जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, कहा जाता है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कोई कोई कहता है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका सिनोनिम्स जो होता है, सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची। तो जो लोग फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, वही उन्हीं को तो पॉपुलर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अवेफुल मतलब क्या होता है, तो वेरी बैड या फिर अनप्लीजेंट जिसे कहते हैं, वो इसका सिनोनिम्स होता है। फिर दिया है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है डेवलपिंग, ग्रोइंग, यानी कि आगे बढ़ना, ग्रो करना, डेवलप करना, ये स्टडी में इसको यूज किया जाता है। पुअर मतलब होता है गरीब। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गिव एंटोनिम्स द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का आपको एंटोनिम्स बताना है। ओवियस, लिम्पिड, एपेक्यू या फिर क्लियर। ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है एपेक्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा एपेक्यू। कैन नॉट बी सीन थ्रू, ये आपका ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट जिसको हम लोग देख सकें, और एपेक्यू मतलब होता है जिसको हम देख ना पाएँ। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान, पक्षी नृविज्ञान। जिस तरह से पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत बर्ड्स का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करते हैं, उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, पौधे का, पशु का, मानव का या फिर इन्वायरमेंट का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव का, मैनकाइंड का। फ्रेंड्स, यहाँ से साइंस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कि पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका मतलब किस वह विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी या जिसे पक्षी विज्ञान कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बारीक शब्दों से मेल नहीं खाता, मतलब बाकी के जो शब्द है उससे मेल नहीं खाता। दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो आप यहाँ पे सिंपल सा देख पा रहे हैं, दही, मक्खन और पनीर ये तीनों दूध से निर्मित होने वाली चीज़ें हैं, जबकि ऑयल जो है ये सबसे अलग है, तेल जो है वो सबसे भिन्न है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आपको जो है रीजनिंग के क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब यहाँ से आपको एक वर्ड दिया है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को आपको इस तरह से कुछ लिखा है, इसी कूट में आपको ओरिएंटेशन को लिखना है। जिस तरह से प्रोडक्शन को लिखा है उसी तरह से आपको ओरिएंटेशन को लिखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, आप लोग A to Z के उसके प्लेस याद किए होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा तो आप लोगों ने प्लेस वैल्यू जरूर याद किया होगा। तो आप पहले इस तरह से प्रोडक्शन को लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस तरह से प्रोडक्शन को लिख लेना होता है। फिर इस तरह से नीचे वाली वैल्यू जो नीचे वाले क्वेश्चन दिए उनको लिख लेना होता है। फिर देखा जाता है P के बाद क्या आता है Q, ये +1 आ रहा है, इसमें +1 ऐड करेंगे तो Q आ जाएगा। Q के बाद R आता है, QR तो यानी कि इसमें -1, फिर +1, फिर -1। ये जो ट्रिक है इसमें लग रहा है। उसी तरह से सेम नीचे वाले को लिखकर हम लोग वही फॉर्मूला लगा देते हैं। कभी कभी इसको ऐसे ना लिखकर कभी कभी ऐसे दे देता है, जैसे प्राउड जैसे ये दे दिया, ये वर्ड दे दिया, इसको इस तरह से भी कर दिया जाता है, इस तरह से भी, या इस तरह से भी, या इस तरह से भी, इस तरह से कई तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाता है। आप देख लीजिएगा, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, इसमें +-1 जो है इस फॉर्मूले से सॉल्व किया गया है। अगला क्वेश्चन, रीता की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, मैं उनकी माँ के
पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, आप इस तरह से एक डायग्राम बना लीजिए। ठीक, देखिए रीता, क्वेश्चन क्या पूछा है? रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। निखिल ने क्या कहा? एक निखिल है, एक निखिल नाम का व्यक्ति है। यहाँ पे आप डायग्राम बना लीजिए। निखिल, निखिल है, ये देखिए निखिल यहाँ पे बैठा है। इसने रीता की तरफ इशारा किया, रीता की तरफ। एक रीता को बना लीजिए। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता आप निकाल लेंगे। पहले निखिल को बना लीजिए। निखिल ने इशारा किसकी तरफ किया? रीता की तरफ किया। रीता की तरफ इशारा करते हुए उसने क्या कहा? मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। यानी कि रीता की माँ का पुत्र और उसका इकलौता पुत्र, माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो अगर रीता और इसका संबंध निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? रीता निखिल की क्या हो जाएगी? तो बुआ हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की कितनी संख्या होगी? तो अगर 25 को गुरुवार है तो यानी कि सोमवार कितने को पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा बुधवार को 24, मंगलवार को 23 और सोमवार पड़ेगा 22 को। 22 को पड़ेगा, 22 को सोमवार पड़ेगा। महीने के अंत में 1, 8, 15, 22 और 29, इतने तारीख को, इतने दिन, 5 दिन आपको जो है वो सोमवार देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे एक एक हफ्ता आप घटाते चले जाइए। तो आपको 1 तारीख को अगर 22 को सोमवार पड़ रहा है तो 22 से एक हफ्ता जब आप घटाएंगे तो 15 को सोमवार पड़ेगा, 15 के बाद 8 को पड़ेगा, 8 के बाद 1 को पड़ेगा और इससे एक हफ्ता आगे जाएंगे तो 29 को भी सोमवार पड़ेगा। यानी कि 5 सोमवार की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अभी जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन मेरे द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उन्हें भी जरूर देखिए। साथ ही साथ करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डे पोस्ट के माध्यम से साझा किए जाते हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन डी। लाइट हाउस परियोजना केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। वो 6 राज्य कौन कौन से थे? त्रिपुरा का अगरतला, रांची का झारखंड, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का राजकोट। झारखंड का रांची, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का राजकोट, तमिलनाडु का चेन्नई। इन 6 जगहों पे जो है लाइट हाउस परियोजना रखी गई थी। पटना से इसका कोई भी लेना देना नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, आइडिया या फिर वोडाफोन। कौन सी वह भारतीय दूरसंचार कंपनी है जो विश्व की सबसे मजबूत 5वीं ब्रांड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस जियो। इसको आगे बढ़ाने वाले हम ही आप हैं। हम लोगों ने बीएसएनएल वगैरह को छोड़ के रिलायंस जियो को ही चुना है। तो ये रिलायंस जियो जो है ये भारतीय दूरसंचार कंपनी की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है ये पूरे विश्व में। ठीक है, 5वें नंबर पे है। एप्पल कंपनी विश्व की सबसे प्रसिद्ध, अगर बात करें कि पहले नंबर पे कौन सी है तो एप्पल है। एप्पल कहाँ की है? तो अमेरिका की जो एप्पल है ये फर्स्ट नंबर पे है। अमेजॉन ये भी अमेरिका की है। ये किस नंबर पे? ये द्वितीय पे है। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो गूगल तीसरे स्थान पर है। अगर बात करें आपसे 5वें नंबर पे कौन है तो 5वें नंबर पे जो है वो ये है भारत की रिलायंस। भारत की पहली है, पहले नंबर पे रिलायंस जियो और पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बोल्ड यानी कि बॉम्बो ओशिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट, बोल्ड परियोजना जिसे कहते हैं, भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो उस समय करंट था। आज आपके लिए हिस्ट्री में पूछा जा सकता है कि बोल्ड परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है बोल्ड परियोजना। इसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा राजस्थान के उदयपुर में सूखे भूक्षेत्र पर बांस मरु उद्यान को स्थापित किया गया। बांस मरु उद्यान को जो है उगाने के लिए यह बोल्ड परियोजना शुरू किया गया था। ठीक है, ये कब शुरू किया गया? 1956 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की
कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाए जाने वाले पहला देश कौन सा है? घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका, सूडान। उस समय जब 2019-20 में हमारे यहाँ कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो भारत के द्वारा जब कोवैक्स का निर्माण किया गया था, तो ये बहुत मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो कोवैक्स का निर्माण किया गया था, ये बहुत से देशों को फ्री बांटा गया था, जिसमें से पहले नंबर पर था घाना। घाना वो पहला देश था जिसने कोविड-19 का मुफ्त वैक्सीन पाया था, यानी फ्री में पाया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सिरसा बंदला, श्रेया बादल, रितु कारिधाल, कल्पना चावला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिरसा बांदला। सिरसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल की रहने वाली है, लेकिन ये अमेरिका में रहती हैं, इसलिए इन्हें भारतीय मूल की मतलब इनकी जो नागरिकता है वो अमेरिका की है और ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है, भारत में इनका जन्म हुआ था। सिरसा बांदला ये अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा? देखिए, ये सब उस समय के करंट के क्वेश्चन है, ये आपको इस समय नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि सुमित मलिक ये किस खेल से संबंधित है, तो ये पहलवानी से संबंधित है, रेसलर से संबंधित है। ठीक है, और इन्हीं पर डोपिंग का प्रतिबंध लगा था, डोपिंग का इल्ज़ाम लगा था 2018 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली जो है वो लागू की गया था। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जहाँ पे पेपरलेस यानी कि डिजिटल बजट पेश किया गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बजट पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि पहला वो कौन सा राज्य है जहाँ पर डिजिटल बजट पेश किया गया, तो वो उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल में 1919-20 के लिए UDISE शुरू किया गया? देखिए फ्रेंड्स, ये करंट के क्वेश्चन है और फिलहाल करंट के क्वेश्चन बिल्कुल बदल चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर करंट की तैयारी करना, तो हमारे इसी चैनल पे आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में सारे करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखिए और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मेरे द्वारा PDF फॉर्म में आपके साथ साझा किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर एग्जाम से संबंधित कोई न्यूज़ आता है उसका वीडियो मैं बाद में लाती हूँ, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे वो न्यूज़ आप तक पहुँचा देती हूँ। पहुँचाने का सबसे पहले प्रयास किया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय UDISE योजना से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विराट कोहली, MS धोनी, ईशांत शर्मा, शिखर धवन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। वीवो और बी से विराट, यहाँ से आप याद कर लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI कहते हैं आधारित पोर्टल सुपैक भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया? दिल्ली न्यायालय, गुजरात, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुपैक नामक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित जो है पोर्टल शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 5 भारतीय ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? जब आप भारत का मैप कुछ इस तरह से देखते होंगे, एक मिनट, यहाँ से गुजरात इस तरह से, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर नेपाल है, यहाँ पे ऊपर कौन सा है? नेपाल है। यहाँ से 5 राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ सिक्किम। ये 5 राज्य जो हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी है? बीजिंग, जॉनसोन, दिल्ली या फिर ढाका। कोस्टा रिका किसकी राजधानी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग जाने बीजिंग किसकी राजधानी है, तो ये चाइना की राजधानी है। सैन जोस ये इसकी राजधानी कोस्टा रिका है। ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। राजधानी, कैपिटल और करेंसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या सिंहला।
लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मलयालम। लक्षद्वीप हमारे भारत के यहाँ कहीं आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है और यहीं पर आपको मलेशिया देखने को मिलता है, इससे ये रिलेटेड होता है। और यहाँ केरला वगैरह में भी मलयालम बोली जाती है, इसलिए ये जो है यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और ये है कहाँ, तो ये अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए लक्षद्वीप अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा रहा होगा, लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा चर्चा में था। लक्षद्वीप वही जगह है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। कब, जब उन्होंने मालदीव की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया था। मालदीव जब बहुत ज़्यादा उछल रहा था, हमारे भारत को धमकी दे रहा था, उस समय हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, कुछ नहीं किए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस क्या किया, वो लक्षद्वीप चले गए और वहाँ के समुद्र में डुबकी लगाया और अपनी रंगीन फ़ोटो जो है लोगों के साथ साझा की। भारतीय लोगों का इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिला उस फोटो को देखकर कि लोग मालदीव यात्रा करने की बजाय, मालदीव टूरिस्ट बनकर जाने के बजाय अपने भारत के लक्षद्वीप में जाने लगे। उन्होंने एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में लक्षद्वीप को संदर्भित कर दिया। केवल बातों ही बातों में, अपने इशारों में ही, उनको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था जो है वो लगभग ठप हो गई थी। उसके बाद मालदीव ने आके माफ़ी भी मांगी थी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 552। भारत के संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, परंतु सन 2020 में आंग्ल भारतीय यानी कि जो एंग्लो इंडिया के 2 सदस्य थे, उनकी आरक्षण सीमा समाप्त करने के बाद इनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं, ना ही गजट समाप्त करने की कोई भी घोषणा आई। यानी कि जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या थी वो 252 है। 84वां संविधान संशोधन जब 2001 आया, 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करने की बात की गई है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें लोकसभा के सदस्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं करने की बात की गई है, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 है, जिसमें कहा गया 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए डे से संबंधित क्वेश्चन एक ना एक डे आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व शाकाहारी दिवस के ठीक बाद 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती होता है, जिस दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 2 नवंबर दिया है, 2 नवंबर को क्या होता है, 2 नवंबर नहीं, यहाँ पे 26 नवंबर होना चाहिए था। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है वो संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, ठीक, जर्मन एकता दिवस सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही आपको बता दें एक इम्पॉर्टेंट डे है लुई ब्रेल लुई दिवस, ये कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क जो है इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ढाका में हुई थी। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो 7 देश थे। कौन कौन से, बांग्लादेश तो था ही, भूटान था, नेपाल था, भारत था, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये इसके 7 संस्थापक सदस्यों में से थे। बाद में इसमें अफगानिस्तान 2005 में इसमें अफगानिस्तान आके मिल गया। अगर बात करें सार्क के मुख्यालय की, तो सार्क का मुख्यालय नेपाल का काठमांडू जो है यहाँ पे सार्क का मुख्यालय है। सार्क का उद्देश्य क्या था, तो सार्क का जो उद्देश्य था वो सदस्य देशों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, अहस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांत का सामना करना था। यानी कि भारत के आसपास जितने भी देश थे वो लोग जो थे वो सार्क में संबंधित थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश, फिर उसके बाद भूटान, भारत तो है ही, मालदीव,
नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी जो है ये सार्क के देश हैं। 2005 में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई के औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है वो अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं संबंधित है, स्थित है। अगर बात करें एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है, तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूट, और ये जो है ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। किससे? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से एलोरा गुफाएं जो है वो संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें टोटल कितनी गुफा, मतलब सबसे ज़्यादा गुफाएं किसकी हैं, तो सबसे ज़्यादा गुफाएं जो है वो हिंदू धर्म को संबंधित है, और सबसे कम अगर बात करें तो जैन धर्म को। जैन धर्म में 5, हिंदू धर्म में 17 और बौद्ध धर्म में 12 गुफाएं, यानी कि टोटल जो है 17, 5 कितना हो गया, 17, 5, 22 और 22 और 12, 22, 10, 32, 33, 34, 34 गुफाएं टोटल इसमें हैं। एलोरा की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं टोटल? 34, जिसमें से 17 गुफाएं हिंदू धर्म के लिए, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म के लिए और 5 गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को डेडिकेटेड है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं ये है कहाँ? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। राष्ट्रकूट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर बात करें अजंता गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, तो गुप्त शासक के द्वारा अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया। अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर एलोरा की बात करें तो एलोरा गुफाएं जो है ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। 1883 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा जाए इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ओणम कहाँ से संबंधित है? ओणम आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि ओणम जो है ये केरला से संबंधित है। केरला से, ठीक, वहाँ का ये क्या है? सांस्कृतिक उत्सव है, मनाया जाने वाला त्यौहार है। कहाँ से संबंधित है? केरला से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें असम में कौन सा त्यौहार, तो असम का एक सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। बिहू आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। बिहू जो है ये असम का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है। वहीं तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में। और बात करें कौन सा राज्य बच गया? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक का कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आपका जवाब सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या फिर बुध। पूछा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध। बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह ही पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर बात किया जाए सबसे छोटा सौर मंडल का ग्रह कौन सा है, तो यह बुध ग्रह है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य की दूरी के क्रम में बुध और शुक्र के बाद आती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे सन है, ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है हमारी पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल, और इसी मंगल के बाद बीच में आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, क्षुद्र ग्रह इसके बीच में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बृहस्पति, उसके बाद आता है बृहस्पति। अगर बात करें सबसे सूर्य के नज़दीक कौन सा है, बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद शुक्र है, शुक्र क्या है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। उसके बाद हमारी पृथ्वी है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, और उसके बाद आता है पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है, मंगल है, जिसे आप लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो कौन सा है, बुध है, ठीक। अगर आपसे सबसे गर्म ग्रह पूछ लिया जाए, अब देखिए अगर सूर्य के सबसे नज़दीक बुध को आपने देखा और आपसे सबसे गर्म ग्रह पूछ लिया जाए तो ये बुध नहीं होगा, सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो 1913 साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि नामक रचना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई थे, ठीक है। कब मिला था? 1913 में। किस रचना के कारण? इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी गीतांजलि, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर हैं कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये एक लेखक हैं, समाज सुधारक हैं, और दार्शनिक के साथ साथ ये चित्रकार भी हैं, ठीक है। वही रविंद्रनाथ टैगोर जिसमें महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी, और
महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी ने बदले में उन्हें क्या दिया? तो बदले में उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारे भारत के साथ ही साथ बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान का निर्माण किया। भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है। दोनों के रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। इनकी एक बुक थी गीतांजलि, जिसके कारण इन्हें पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आपको यहाँ से हिंदी, जैसे इसके पहले की वीडियो में हम लोग इंग्लिश के गद्यांश को पढ़ा था, इंग्लिश के गद्यांश से क्वेश्चन आए थे, उसी तरह आपके पास ये हिंदी का गद्यांश है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर जो है गद्यांश से निकाल लेंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व में शांति क्यों आता है? अब देखिए, विश्व में शांति क्यों आता है, तो आप यहाँ पे जब गद्यांश पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ पे शांति वर्ड कहाँ देखने को मिलता है? आप देखिए यहाँ पे शांति की बात कहाँ की गई है? शांति स्थापित नहीं हो सकती, अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्वास के शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के भाव के लिए मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम वही कहा जाता है जब वहाँ पूर्ण शांति और सुख हो तथा सर्वोच्च रचनात्मक कार्य किए जाएं। तो यहाँ पे जो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिख रहा है, मानव जाति के विकास के लिए। तो शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। जहाँ पे शांति नहीं होगी वहाँ मानव जाति का विकास नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो अहिंसा और प्रेम। अभी हम लोगों ने देखा था विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। कहाँ पे दिया? शांति के अभाव से मानव जाति का विकास नहीं हो सकता, पहले क्वेश्चन का मिल गया। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा शांति और सुख वहाँ जहाँ उत्तरोत्तर की भौतिक दृष्टि से व्यापार और शांति भाव होता है, मतलब अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहिंसा और प्रेम। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, गद्यांश का एक आधार होता है, गद्यांश की एक पैमाना होता है। अगर आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, आपको किसी क्वेश्चन का जवाब कितना भी पता हो, लेकिन जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के राष्ट्रगान की निर्माता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन अगर गद्यांश में आपको रविंद्रनाथ टैगोर न देके महात्मा गांधी दे दिया, तो आपको कितना भी पता हो कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने राष्ट्रगान का निर्माण किया, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू गद्यांश ही आंसर देना है, अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल भी आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन दिया, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा या भय द्वारा। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कठोर से कठोर हृदय, कहाँ पे आपको कठोर हृदय दिया है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन में आपको प्रेम और अहिंसा मिल जाएगा। तो आपको प्रेम नहीं लेकिन अहिंसा शब्द दिया हुआ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र में स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे स्वर्णिम युग, आपको बस क्वेश्चन में ना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस उसके जो स्पेसिफिक पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे आपको यहाँ पे स्वर्णिम युग, अब आप क्वेश्चन में खोजिए स्वर्णिम युग कहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में स्वर्णिम युग दिख रहा है ना। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख हो तथा उत्तम रचना कार्य किए जाते हों। तो किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम युग आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा शांति सुख और रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इजी होते हैं, आप इनके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको हिंदी के 2 पैराग्राफ, इंग्लिश के 1 पैराग्राफ जरूर से देखने को मिलते हैं, जो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। लगभग 15 नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? नितांत का मतलब क्या होता है? नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़ के आपको आंसर निकालने हैं। गद्यांश थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट जिस तरह से हम लोग इसके पहले के गद्यांश को सॉल्व किए हैं उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में भी, जिससे आपका टाइम भी बचत होगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, अब देखिए विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या होता है। अब देखिए आपको गद्यांश में यहाँ वर्ड मिल रहा है, मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया।
विज्ञान अगत्य मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। इसके बल पे मनुष्य प्राणी और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सकता है। अब ऑप्शन में आपको देखना है कि आपको शिरोमणि या सिरमौर जैसे शब्द कहाँ दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर बन सकता है, इसलिए इसे विज्ञान को मानव की सबसे बड़ी शक्ति कही गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली असंतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकता से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से या प्राचीन संस्कृति परंपराओं से। तो हम लोग देख लेते हैं कि चिंतन पद्धति के बारे में पैराग्राफ में कहाँ बताया गया। चिंतन पद्धति, अब देखिए आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है चिंतन पद्धति, इसके आगे और इसके पीछे के पैराग्राफ हम लोग को पढ़ लेने चाहिए। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य को अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्ति मिली। तो आपको ऑप्शन में कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन सी में देखने को मिला था, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, विश्व के परिवारत लगने का प्रमुख कारण क्या है। यातायात एवं संचार साधनों का विकास। परिवारत, अब देखिए आपको शब्द यहाँ पे खोजना है, परिवारवत आपको शब्द यहाँ पे खोजना है, ठीक। शब्द खोजिए यहाँ पे, परिवारवत। सबसे पहले जानिए परिवारवत का मतलब क्या होता है। परिवारवत का मतलब होता है एक परिवार सा लगना, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार सा कब लगने लगा। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ में देख पा रहे हैं कि यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा। परिवार सा लगने लगा यानी कि एक परिवारत सा लगने लगा। परिवारत का मतलब होता है एक परिवार सा लगने लगा। तो ये कब हो गया, जब यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया, ठीक। एक परिवार सा प्रतीत होने लगा। अगला क्वेश्चन है, हस्तकमल शब्द से अभिप्रेरित है। अस्पष्ट परंतु सायस बोधगम, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह, स्पष्ट और अनानास बोधगम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पष्ट और अनानास बोधगम। जो गद्यांश है इसमें हस्तकमल का अभिप्राय जो है स्पष्ट और अनानास बोधगम से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन, जो इस पैराग्राफ में वैज्ञानिक चिंतन शब्द दिया है उसका अर्थ पूछा है, उसका क्या अर्थ होगा। तो उसका अर्थ होगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। जब पूरा पैराग्राफ आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ, मैथ के ग्राफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ गए, ग्राफ से। और डीआई में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ग्राफ हो गया, बेन आरेख हो गया। ये ग्राफ भी कई तरह से आते हैं ना आपके सामने। कभी आपको ये ग्राफ इस तरह से दिख जाएगा, या फिर ये ग्राफ आपको कभी कभी ऐसे दे देता है, ऐसे ये ग्राफ ऐसे बना होता है, या फिर कभी कभी ये टेबल के फॉर्म में बना होता है, एक टेबल बना होता है, इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये सब जो है ना हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए पहले सबसे आपके लिए ग्राफ का क्वेश्चन दिया है, ठीक। देखिए दिया है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से ज़्यादा अंक अर्जित किया। अब देखिए इसमें दिया ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिखाया गया। 7 छात्र में इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिखाया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। नीचे आपको 7 स्टूडेंट दिए हैं, यहाँ पे अनुपात दिया है, ठीक। अब आपसे पूछा कितने छात्रों ने भूगोल, अब देखिए आप देखिए ग्राफ में इतिहास और भूगोल का अनुपात दर्शाया गया है। जहाँ जहाँ ग्राफ में अनुपात का मान 1 से अधिक है, अनुपात का मान 1 से अधिक है, वहाँ पर भूगोल की अपेक्षा इतिहास से अधिक छात्र अंक जो है वो अर्जित किए हैं। और एक आप देख लीजिए, एक में 1 से अधिक कितने लोगों का है, तो 1 2 3 कितने लोगों का है, 3 लोगों का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 छात्रों की संख्या जो है वो अधिक है। ऐसे छात्र 3 हैं जिन्होंने इतिहास और क्या किया है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक जो है वो अर्जित किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। अब आप ग्राफ देखिए, ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ देखिए, जहाँ जहाँ अनुपात 1 से कम है, यानी कि ये आपको 1 दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको अनुपात 1 से कम दिख रहा है, अनुपात जहाँ जहाँ भी आपको 1 से कम दिखेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, उतने छात्र जो होंगे क्या होंगे, इतिहास में कम अंक मिले होंगे भूगोल की अपेक्षा। अब आप देखिए 1 2 3 और 6, ये देखिए 6 3 2 और 1, ऐसे 4 छात्र हैं जिनको
भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? कौन कौन से? 1, 2, 3 और 6। तो ये आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में 1, 2, 3 और 6। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो ये प्रश्न है इसमें इतिहास या भूगोल के अंकों को नहीं दर्शाएगा कि इतिहास में कितने अंक हैं, भूगोल के कितने अंक हैं, ये नहीं दर्शाया गया, बल्कि अनुपात को दर्शाया गया, रेशियो बताया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये आंकड़े अपर्याप्त इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? तो आप सबसे पहले यहाँ पैराग्राफ पे जाइए। पैराग्राफ यहाँ पे जो आपको ये दिया है वेन आरेख, ये जो आपको दिया है, इसमें से ग्राफ में आपको इतिहास और भूगोल का न्यूनतम अनुपात निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अधिकतम देख लीजिए, अधिकतम कितना है? 1.55, ये अधिकतम है, ये अधिकतम है। और न्यूनतम कितना है? न्यूनतम है 0.35। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, अनुपात निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ता है। आ गया 1.20। और ऑप्शन में आपको 1.20 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन डी 1.20। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम को आपको जो है माइनस कर देना है। अंतर निकालने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। अगला क्वेश्चन, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। छात्र नंबर 4, एक मिनट, पूरा क्वेश्चन क्या है? छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में क्या है, मतलब नंबर क्या है? तो आप सबसे पहले यहाँ जाइए पेनग्राम में। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे छात्र नंबर 4, छात्र नंबर कहाँ है? 4 यहाँ है, 1.25। ठीक, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125 माइनस, जब ये दशमलव हटाएंगे तो ये बटे में 100। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5/4। ठीक, और छात्र 4 को 60 अंक मिले हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और 5 को कितने अंक हो जाएंगे? तो 5 को हो जाएंगे 75। अगर इसको इतिहास में उसके अंक कितने हो जाएंगे? 75। इतिहास में कितने हो जाएंगे? 75। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 75, जो आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर उसको इतिहास में, भूगोल में 60 नंबर मिले तो इतिहास में कितने हो जाएंगे? 75 नंबर मिलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दूसरा ग्राफ दिया है, इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा इसको समझ नहीं आ रहा ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF प्राप्त कर लीजिए, वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकेंड करेंगे, जिसमें 2021 के ही क्वेश्चन जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे उनको विस्तृत अध्ययन करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने किया। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।